ला 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 ला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो जेम्स जॉयस की लिखी हुई एवलिन है। मैं वसुंधरा। इस कहानी को मैंने खास हिंदी में आपके लिए अनुवादित करा है, तो आओ सुनो कहानी एवलिन। अपने घर के उस कोने में एक खिड़की के किनारे सर टेके, पर्दों पर हाथ फेरे हुए, वो उन पर्दों की खद्दरनुमा खुशबू में लिपटी हुई बाहर अपने घर के बाहर का नजारा देख रही थी। उस सतरंगी शाम को खुलते हुए उस नजारे में देख रही थी। खोई हुई थी किन्हीं ख्यालों में, बीते हुए कल के, आज के और अपने आने वाले कल के। बाहर सड़क पर आवाजाही इतनी नहीं थी। तभी उसको दिखता है कि वो जो सड़क के आखिरी मकान में जो आदमी रहता है वो धीरे धीरे दूर से चला आ रहा है। वो आदमी उसके सामने से गुजरता है और फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। वो उसकी आंखों से तो जरूर ओझल हो गया, मगर उसके पदचाप अभी भी उसके कानों में पड़ रहे थे। और क्यों ना पड़े। अब उन बाग बागीचे हाथों की बजाय कंकड़ पत्थर और कंक्रीट की बनी सड़क जो थी, पहले उनके कितने प्यारे भूरे मकान हुआ करते थे, और वो बड़े बाग बगीचे जहां पे वो छोटे छोटे बच्चे खूब हंसी हुल्लड़ करके खेला करते थे, बेबाक खेला करते थे अंधेरा होने तक। वो एवलिन के सारे दोस्त, उसके सारे भाई बहन, अर्नेस्ट उसका सबसे प्यारा भाई, डन्स, वाइट्स, वॉटर्स और छोटा कीओ जो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ एवलिन को और उसके भाई बहनों को आगाह कर देता था जब उसके पिताजी आने वाले हो, और नहीं तो उनको डांट देंगे वो। जिस तरह चूहे बिल्ली को देखकर अपनी फौरन बिल में भाग जाते सकपका के, वैसे ही वो बच्चे एवलिन के भाई बहन और एवलिन अपने पिताजी को दूर से आता हुआ देख भाग जाते थे, नहीं तो उनकी खूब मरम्मत किया करते थे। मगर अब वो दिन कहां, ना ही वो बच्चे, छोटा कीओ अब दुनिया में नहीं था, और ना ही उसकी प्यारी सहेली डंस की सबसे बड़ी बेटी। व्हाइट्स और वॉटर्स तो कब की शहर छोड़कर लंदन चले गए थे। शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। और अब देखो, जहां पे कभी बाग बगीचे हुआ करते थे वहां पे है चटकीले लाल मकान। और ये सब उस दिन हुआ जब से, और जिस दिन से वो बेलफास्ट से वो आदमी यहां आया, वो बिल्डर जिसने सब तोड़ के वो पुराने मकान और सब बाग बगीचे हटाकर ये सड़क और ये अजीब से नए मकान बना दिए। मगर होनी वो कौन टाल सकता है। बदलाव तो चलता रहता है, आखिर बदलाव का ही तो नाम जिंदगी है। एवलिन अभी भी बैठी बैठी उसी कोने में अपने मकान के उसी खिड़की के सहारे अपना सिर टिकाए उसके पर्दे की जो खद्दर नुमा खुशबू थी उसमें लिपटी हुई है, सोच रही है। कुछ भी तो वैसा नहीं रहा। अब तो दुनिया में उसकी मां भी नहीं है। वो एक लंबी सांस भरती है और सोचती है कि बहुत जल्दी बाकी सबकी तरह वो भी इस घर से, इस जगह से चली जाएगी। उस रात को भागने वाली थी उसके साथ 19 वर्षीय, मगर क्या करती, सोच में पड़ गई। सोच रही थी कि पिताजी अब बूढ़े हो गए। वो जो दो नन्हे भाई बहन हैं जिनका जिम्मा मां मुझे सौंप गई है मरते वक्त, उनको कौन देखेगा। अरे माना माना कि उसके पिताजी उस पर हाथ नहीं उठाते थे, मगर उसको डर था कि किसी भी दिन वो उस पर अपना हाथ छोड़ देंगे। बचपन में शायद बच गई, क्योंकि एक तो मां जिंदा थी और दो भाई थे जो पिट जाते थे। पिताजी तो अक्सर बोला करते थे, तुम पर इसलिए हाथ नहीं उठाता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी मां का ख्याल आ जाता है, उसका मरा हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है, हट जाओ मेरे सामने से। मगर कब तक वो ऐसी बेइज्जती की जिंदगी जीती। थक गई थी वो, थक गई थी वो उस नौकरी को भी करते हुए जहां पे रोज उसे ताने सुनने पड़ते थे। वो ये काम ठीक से नहीं कर पा रही है, वो काम ठीक से नहीं कर पा रही है, हर समय उसको टोका जाता था, रोका जाता था। क्यों रहेगी वो यहां। यहां से जाना ही बेहतर है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना ही बेहतर है। खुश थी क्योंकि बस कुछ चंद घंटों में वो यहां से दूर, बहुत दूर चली जाने वाली थी। एक बार फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर एवलिन ने चारों तरफ देखा। इस बार अपने घर की ओर देखा, उस दीवारों दर को देखा जहां पे वो पली बड़ी थी।
जिस घर को वो रोज सुबह झाड़ती पहुंचती थी। देखती है और सोचती है कि अब न जाने कौन इसकी डस्टिंग करेगा और पता नहीं कहां से इतनी धूल आ जाती है। वो बड़े प्यार से अपने घर के दरो दीवार को टटोल रही थी, मानो उनमें कोई पुरानी यादें, उनमें छुपे हुए कोई किस्से, कुछ गम की बातें, कुछ खुशी के पल टटोल रही हो। उसको याद आई उस तस्वीर की जो कि सीढ़ी के ऊपर लगी हुई थी। पिताजी हर बार उसको दिखाकर बोलते थे कि देखो, ये जो पादरी है ये मेरे बचपन का दोस्त है, साथ पढ़े हैं, मेलबर्न में है अब ये। मगर उसका नाम वो पिताजी से कभी पूछ ही नहीं पाई और शायद अब पूछ ही नहीं पाएगी। और और वो जो आले में सारा सामान है, वो जो मां छोड़ के चली गई है, उसके बारे में अब उसे कौन बताएगा। ये सब सोचती हुई एवलिन अभी भी उसी जगह जमी हुई थी, टिकी हुई थी, अपने घर के उस कोने की उस खिड़की में, पर्दे के सहारे सर टेके, उन पर्दों के खद्दर नुमा खुशबू में लिपटी हुई। और आखिर क्यों ना जाए? अरे रखा ही क्या है यहां पे उसके लिए? क्या करेगी एवलिन बेचारी? उसका भाई हैरी तो हफ्तों काम के सिलसिले में बाहर रहता है और घर पर जिल्लात पिता। अरे कभी हाथ उठा दिया उस पर तो कौन उसे बचाएगा? और पैसे की किल्लत वो अलग, इतनी हाय तौबा करके तो मुश्किल से कुछ पैसे कमाती है, वो भी जाकर सीधे पिताजी के हाथ में दे दिया करती है और पिताजी उसको एक एक पाई के लिए मोहताज रखते हैं। पूरे हफ्ते उसके हाथ में एक आना नहीं देते और शनिवार रात को, हर शनिवार रात को नियम से उससे झगड़ा बोल लेते हैं। अरे बहस करने लगते हैं खामखा, बोलते हैं कि दिन भर ऐसी बैठी रहोगी, एक तो कुछ कमाती धमाती हो नहीं, धरती पर बोझ और मेरे सर पर भी, अरे ऊपर से छोटे भाई बहन का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती हो। अब कल भूखा मार हो गया हम सबको, जाओ और जाकर बाजार से कुछ लेकर आओ। पिताजी पैसे, एवलिन बेचारी बोलती तो वो जोर से उसके मुंह पर कुछ पैसे फेंक देते और बोलते जाओ जल्दी लेकर आओ। और ये सब वो तब करते जब काला अंधेरा हो चुका होता। बेचारी एवलिन दौड़ते दौड़ते फटाफट अपना काला पर्स टांगे सकपकाते हुए दौड़ कर जाती और भाग कर आ जाती, जितना सामान हो सकता था खरीद कर ले आती। अब कैसे कोई इतनी दहशत में अपनी जिंदगी बसर कर सकता है? अच्छा ही है, उसका जाना ही अच्छा है। अभी भी बुद्ध बनी एवलिन अपने उस घर की खिड़की के किनारे पर्दों पर सर टिकाए, उसकी खद्दर नुमा खुशबू में लिपटी हुई ये सोच रही थी। बाहर अब अंधेरा होना शुरू हो गया था। फ्रैंक के साथ अगर वो जब अपनी जिंदगी शुरू करेगी शादी करके, वो उसको ऐसे तंग नहीं करेगा, ना ही वो उसको ऐसा जिल्लत करेगा, ना ही कभी उस पर हाथ उठाएगा जैसे कि पिताजी मां पर उठाया करते थे। नहीं, फ्रैंक ऐसा आदमी नहीं है, वो तो उसको खुश रखेगा। एवलिन को याद आया कि कैसे वो फ्रैंक से पहली बार मिली थी। उसका जहाजी फ्रैंक, नौसेना में काम करने वाला, जब वो छुट्टी आया तो उसके घर के सामने से गुजरा और उसको गेट पर खड़ा देख मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुरा दी। उसके बाद तो बस दिन गिनते ही नहीं बनते थे। उसको बहुत पसंद था फ्रैंक का गाना गुनगुनाना, गिटार बजाकर उसको दिन रात तक सुनाना, उसके साथ घूमना घामना, उसके साथ ढेर सारी बातें करना। जरूर जरूर वो अपनी नई जिंदगी अच्छे से शुरू कर पाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। और फिर इस घर में उसके लिए रखा ही क्या था? एवलिन ने सोचा और अपना दृढ़ निश्चय और भी दृढ़ कर लिया कि उसको इस घर से जाना ही होगा। पिताजी के साथ कब तक कोई कैसे रह सकता है? ये सब सोचकर एवलिन ने अपनी घड़ी देखी। अब उसके पास यही कोई आधे घंटे का समय रह गया था। उसने घर की रोशनी जलाई और अपनी गोद में रखे दो सफेद चिट्ठी के जो लिफाफे थे वो देखे। एक था हैरी के नाम और दूसरा था पिताजी के नाम। अगर अर्नेस्ट जिंदा होता तो सबसे पहला खत वो उसी को लिखती। इतना प्यार जो करती थी वो अपने उस भाई से। पिताजी भी अब बूढ़े हो चले हैं। कभी कभी लगता है कि शायद वो इतने बुरे आदमी भी नहीं है। एवलिन सोच में पड़ जाती है, मगर नहीं, ये क्या, ये सब सोचकर वो कमजोर नहीं पड़ सकती। वो फौरन अपने मन से ख्याल भगाती है, मगर बार बार उसकी मां और उसके पिताजी का ख्याल उसके दिल में आता है।
वो सोचती है कि पिताजी शायद कभी कभी अपने हालातों से मजबूर होकर ऐसे कर देते हैं, शायद वो एक अच्छे इंसान है। उसको याद आया कि कैसे पिछले ही हफ्ते जब उसको तेज बुखार हो गया था तो उसके सिरहाने बैठकर उसके सिर दबाते रहे और कैसे उसको कहानी सुनाकर धीरे से सुलाने की कोशिश करते रहे, और कैसे जब वो सारे बच्चे छोटे थे तो वो उनको पिकनिक ले जाते थे और वहां पर तरह तरह की मुंह बनाकर चेहरे बनाकर करतब कर कर उनको हंसाते थे। वो मुस्कुरा दी। तभी ठंडी तेज हवा चली और एवलिन को याद आया ये समय मुस्कुराने का और ऐसे ही बस ये सब जाया करने का सोच में समय नहीं है, ये समय है उठकर फौरन फ्रैंक के पास चले जाने का, क्योंकि अब एवलिन पीछे नहीं मुड़ सकती थी। उसने ठान लिया था कि वो ये घर, इसके लोग छोड़कर आगे देख लेगी, और एक बार आगे देख लेगी तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। पर अचानक दूर सड़क से उसको उसी बाजे की और उसी धुन की आवाज आती है जो कि उस रात बज रही थी जिस रात उसकी मां गुजरी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये धुन अब एवलिन का जो निश्चय है उसको कमजोर कर देगी। नहीं 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 नहीं, एवलिन ने दृढ़ निश्चय कर लिया है और वो उस घर को छोड़ के जाएगी। नहीं 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 नहीं, अब वो कमजोर नहीं पड़ सकती। क्यों ये धुन आज ही बजनी थी? उसको अपनी मां से किया हुआ हर एक वादा याद आ रहा था। उसको याद आ रहा था कि कैसे उसने उनसे बोला था कि वो अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखेगी हमेशा हमेशा के लिए। एवलिन के अंदर एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। नहीं 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 नहीं, अब वो कमजोर नहीं पड़ सकती। उसने ये सोचा और फौरन वहां से उठ गई। तैयार होते होते एवलिन ने सोचा कि उसका निश्चय बिल्कुल सही है। पिताजी को बिल्कुल कोई भाव भाव नहीं पता उनके कब कैसे क्या गुस्सा हो जाए। अरे ये भी कोई तरीका है। उसको याद आया कि कैसे जब उनको पता चला कि वो फ्रैंक और वो मिलते हैं तो वो कितना गुस्सा हो गए थे। कैसे उन्होंने मोहल्ले भर में बात फैला दी थी कि मेरी लड़की तो उसके साथ घूमती फिरती रहती है। सबसे ज्यादा कर कहते थे कि ये सैलानी, ये फौजी, ये जहाजी, ये सेनानी, इनका कोई भरोसा नहीं है। अरे छुट्टी में आते हैं, भोली भाली लड़कियों को बातों में फंसाते हैं और फिर देखते ही देखते यूं छू मंतर हो जाते हैं। मगर फ्रैंक ऐसा नहीं है। ये सोचकर एवलिन तैयार होकर सीधे घर से बाहर निकल जाती है और सोचती है कि अब वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अगले ही पल फ्रैंक और एवलिन एक दूसरे का हाथ थामे बंदरगाह पर खड़े हैं। चारों तरफ आपाधापी का माहौल है। कई सैनिक, सेनानी, सैलानी अपने बोरिए बिस्तर लिए हुए इधर से उधर चले आ रहे हैं। अचानक एक जहाज का हूटर बजता है, सायरन बजता है और सभी सैनिक उस जहाज में चढ़ना शुरू कर देते हैं अपना बोरिया बिस्तरा लिए हुए। फ्रैंक लगातार और जोरों से एवलिन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा है कि कैसे वो यहां से आगे तक जाएंगे और उसके बाद अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे जहां उनको जाना है, जहां उनको जाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी है। मगर एवलिन तो अपनी दुनिया में खोई हुई है। वो खड़ी तो जरूर बंदरगाह पर है फ्रैंक का हाथ थामे हुए, मगर उसका दिल, उसका मन कहीं, उसका दिमाग कहीं वो अपने उसी घर के कोने में है, उस खिड़की के किनारे जहां वो बैठी हुई थी पर्दे पर अपना सर टेके हुए। एवलिन के अंदर की उथल पुथल अभी शांत नहीं हुई थी। उसके कोई भी फ्रैंक की करी हुई कोई भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। अभी फ्रैंक ने उसको बोला, चलो एवी, चलो चलो, आओ जहाज पर चढ़ते हैं। मगर ये क्या, एवलिन के पांव तो वहीं जम गए। वो एक हाथ से फ्रैंक का हाथ जरूर पकड़ी थी, मगर दूसरे हाथ से उसने झट वहां पे बगल में लोहे की रेलिंग पकड़ ली और फ्रैंक को एक अजीब दृष्टि से देखने लगी। फ्रैंक की कुछ समझ में नहीं आया। वो मुस्कुराया और बोला, एवी, एवी चलो चलो, जल्दी करो, चलो, हम चलना चाहते थे ना, चलो, अरे चलो, हमारे अफसर बुला रहे हैं। मगर एवलिन फ्रैंक को निरीह दृष्टि से देखती रही। तभी बड़े अफसर आए और उन्होंने बोला, चलो चलो फ्रैंक, चलो। तो फ्रैंक फौरन एवलिन का हाथ छोड़कर जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, एवी जल्दी आओ, एवी, एवी, एवलिन।
फ्रैंक तो अब जहाज पर है, मगर एवलिन वही खड़ी है, अब दोनों हाथों से वो लोहे की रेलिंग थामे हुए। उसके पैर जमीन पर टिके हुए हैं, वही जम चुकी है वो। उसको काटो तो खून नहीं है, उसका चेहरा फक पड़ गया है। एक बार फिर उसका जहाज जोरों से सायरन बजाता है, हूटर बजता है। फ्रैंक जोर से उसका नाम चीखता है। एवलिन उसकी तरफ से अपनी शक्ल मोड़ लेती है, मुंह मोड़ लेती है फ्रैंक से। फ्रैंक हैरत में है। एवलिन को काटा तो खून नहीं, वो फक पड़ी है, मगर उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है। वो दोनों हाथों से रेलिंग को जोर से पकड़े हुए है। एक आखिरी बार फ्रैंक उसका नाम लेता है, एवी। एवलिन पीछे मुड़ती है। एक आखिरी बार फ्रैंक की ओर देखती है। उन दोनों की नजरें मिलती हैं, मगर फ्रैंक समझ जाता है कि एवलिन की नजर में ना तो उसके लिए पहचान है, ना ही प्यार, ना ही पश्चाताप, और ना ही उसके अंदर चलते हुए कोई भी भाव फ्रैंक को दिख पा रहे हैं। और देखते ही देखते फ्रैंक का जहाज उस बंदरगाह से छूट जाता है और वो वहीं खड़ी रह जाती है, चुपचाप, शांत, अपने अंदर के चल रहे उमड़ रहे तूफान को छुपाती हुई। देर तक, दूर तक, एक तक फ्रैंक और उसके उस जहाज को जाते देखते हो। एवलिन। ला 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 ला